नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने बाकी वीडियोस की तरह कुछ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहानी हमको आगे कई कोर्सेज की तरफ लेकर जाएगी और उन सभी कोर्सेज को अगर हम मिला दें तो हम सीखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट। कहानी कुछ इस तरह से है कि आस्था नाम की एक लड़की एक छोटे से शहर में रहती है। उसके पापा का नाम है भगवान दास, जिनको सब लोग भगवान सर बुलाते हैं क्योंकि भगवान सर उसी कस्बे में एक कोचिंग चलाते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, शाम के 4 बजे का वक्त था। शाम के 4 बजे का वक्त सामान्यतः वह वक्त होता है जब कोचिंग्स पूरी तरह से भरी रहती है, लेकिन उस दिन शाम को 4 बजे भगवान सर अपनी कोचिंग में बैठे हुए थे और उनकी कोचिंग में बेंचों पर एक भी बच्चा नहीं था। भगवान सर खाली पड़ी हुई बेंचों को देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि किस तरह से वो इस बार अपनी बेटी यानी कि आस्था की 2nd ईयर की फीस भरेंगे। ये स्थिति पहले ऐसे नहीं थी। पहले भगवान सर की कोचिंग को लोग दूर दूर तक जानते थे। माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन किसी और कोचिंग में तब कराते थे जब भगवान सर मना कर देते थे या जब भगवान सर की कोचिंग में खड़े होने तक की जगह नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। आज भगवान सर की कोचिंग पूरी तरह से खाली है। इस पूरे साल में सिर्फ 12 एडमिशन हुए। भगवान सर इसी चिंता में शांति से बैठे हुए थे कि तभी विजेंद्र बाबू का आना हुआ। विजेंद्र बाबू पेशे से वकील हैं और पास में ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जब भी समय होता है भगवान सर के पास मिलने के लिए चले आते हैं और उसके बाद दोनों दोस्त काफी घंटों तक बातें करते रहते हैं। उस दिन जब विजेंद्र बाबू कोचिंग में आए तो उन्होंने भगवान जी को देखते ही समझ लिया कि सर थोड़ा सा उदास है और घुसते हुए पूछ लिया, भगवान सर क्या हुआ, आज किस चिंता में बैठे हैं? विजेंद्र बाबू का सवाल सुनकर भगवान सर की निगाह उनकी तरफ गई तो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और सामने पड़ी एक बेंच की तरफ इशारा करके उनको बिठा दिया और खुद उस बेंच के सामने वाली बेंच पर विजेंद्र बाबू की तरफ मुंह करके बैठ गए। फिर बोले कि उदास क्या विजेंद्र बाबू, आप जानते तो हैं ही कोचिंग की स्थिति क्या चल रही है। अभी तक तो अपनी बचत से काम चला लिया, लेकिन अब तो बचत भी खत्म होने को आ गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले साल अपनी बेटी की फीस कैसे जमा करूंगा, बस यही सोच रहा था, भगवान सर ने बोला। यह सुनते ही विजेंद्र बाबू भगवान जी को समझाने लगे, वो तो जब आप आस्था बिटिया का एडमिशन करवाने के लिए जा रहे थे तभी हमने आपको समझाया था कि बेटियों को कौन पढ़ाता है। इतने महंगे कोर्स में तो बेटों के एडमिशन कराए जाते हैं जिससे कम से कम रुपया वापस आने की गारंटी तो रहती है। बेटी का क्या है, आज अपनी है कल पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ाई में जितना भी आप रुपया लगाएंगे सबका सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तो अभी भी कहता हूं कि आस्था बिटिया का एडमिशन बीएससी में करा दीजिए। 1 साल का रुपया गया सो गया, 3 साल का रुपया मिलाकर कम से कम 4.5 लाख रुपए की बचत आपको हो जाएगी। यहां पर भगवान सर की पारिवारिक स्थिति जानना जरूरी है। भगवान सर के 2 बच्चे हैं, छोटा बेटा आर्यन है और बड़ी बेटी आस्था। भगवान सर दोनों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उसका एक कारण तो यह था कि खुद टीचर होने के नाते उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी था, जिससे कि समाज में एक सही मिसाल कायम की जा सके। और दूसरा कारण यह था कि भगवान सर अपनी बेटी आस्था को पढ़ाकर उसको एक सफल व्यक्ति बनाना चाहते थे, जिससे कि समाज में जो रूढ़िवादिता फैली हुई थी लड़कियों की शिक्षा को लेकर उसको तोड़ा जा सके। भगवान सर कर्म में विश्वास रखते थे, इसलिए कभी भी जब उनकी बेटी आस्था की पढ़ाई के प्रति विजेंद्र बाबू जैसे लोग इस तरह की बातें करते थे तो उनको टोकते नहीं थे। वो बस मन में यही मान लेते थे कि जिस दिन मेरी बेटी सफल हो जाएगी आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा, इसलिए पलटकर कभी कोई जवाब नहीं देते थे। आस्था भी अपने पापा की इस बात को समझती थी, इसलिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करती थी। इस बार उसने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। आस्था के साथ की और भी लड़कियां थीं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहती थीं, लेकिन घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। और यकीन मानिए कि आस्था का एडमिशन भी आसान नहीं था। लोगों ने भगवान सर को बहुत समझाया कि बेटियों को इतने महंगे कोर्स कराने का कोई फायदा नहीं है, पूरे रुपए बर्बाद हो जाएंगे, बेटी की तो शादी हो जाएगी या पढ़ लिख कर लड़कियां बिगड़ जाती हैं और भी ना जाने क्या क्या। आस्था जब इस तरह की बातें सुनती थी उसको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो जानती थी कि अभी जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। अगर जवाब देना है
तो अपने कर्म से देगी, कुछ बनकर दिखाएगी और उसके बाद उन लोगों को जवाब देगी। इसीलिए वह शांत रह जाती थी, लेकिन उसका गुस्सा उसके हौसले के लिए ईंधन की तरह काम करता था। उसका बहुत मन करता था कि वो और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, और यही कारण था कि ना सिर्फ उसने 12th में टॉप किया था, बल्कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस को भी पहली बार में ही क्रैक कर दिया था। जब से कॉलेज जाना शुरू किया है, आस्था ने एक आदत बना ली है। कॉलेज से लौटते समय पहले अपने पापा की कोचिंग में कुछ समय बिताती है और उसके बाद अपने घर की तरफ जाती है। उस दिन जिस दिन विजेंद्र बाबू और भगवान सर बातें कर रहे थे, उस दिन भी आस्था ने यही किया। वो कॉलेज से पहले कोचिंग में आई और जैसे ही वह कोचिंग में घुसी, उसने सुन लिया कि विजेंद्र बाबू उसकी पढ़ाई छुड़ाने के लिए भगवान सर से बोल रहे हैं। आस्था विजेंद्र बाबू की आदत जानती थी, इसलिए उनकी बातें अनसुनी करके उनको नमस्ते किया, पापा को नमस्ते किया और पूछा कि आज आप इतने उदास क्यों हैं। बस इतना सुनना था, फिर क्या था। विजेंद्र बाबू फिर से शुरू हो गए। परेशानी का कारण तुम हो आस्था। तुमसे कहा था कि इतने महंगे कोर्स में एडमिशन मत लो, लेकिन तुमने एक टेस्ट क्या निकाल लिया, तुम्हें लगा कि तुमने सारी दुनिया की समस्या हल कर दी है। अब देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा कितने ज्यादा परेशान है। आस्था विजेंद्र बाबू की बात सुन के चौंक गई। बोली, मेरी वजह से कैसे परेशान है? और नहीं तो क्या। अरे जब तुमको पता था कि कोचिंग की स्थिति अच्छी नहीं है, तो तुम्हें किसी छोटे मोटे कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए था। इतने महंगे कोर्स में एडमिशन लेने की जरूरत क्या थी? विजेंद्र बाबू ने फिर से बोला। भगवान सर इतनी देर से दोनों लोगों की बातें सुन रहे थे। अचानक से आस्था के बचाव में आ गए। विजेंद्र बाबू से बोले कि इसमें आस्था की गलती नहीं है। आस्था ने तो मुझे समय रहते ही चेताया था कि अब समय बदल रहा है। पहले लोग इंटरनेट पर पूरी जानकारी लेते हैं और वहीं से तय कर लेते हैं कि किसको चुनना है। अगर आस्था की बात उस समय मान ली होती और समय रहते ही कोचिंग में बदलाव कर दिए होते, तो आज शायद इतनी दिक्कत नहीं हो रही होती। आस्था ने अपने पापा की बात सुनकर कहा कि इसके लिए अभी भी देरी नहीं हुई है। हम चाहें तो अभी भी अपनी कोचिंग के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। इससे हमारी कोचिंग को ऑनलाइन पहचान मिलेगी और हमारी कोचिंग में दोबारा एडमिशन शुरू हो सकते हैं। आस्था ने बस इतना ही कह पाया था कि विजेंद्र बाबू दोबारा शुरू हो गए। बोले, कर दी ना लड़कियों वाली बात। अव्वल तो हमारे इस छोटे से शहर में कोई वेबसाइट बनाता नहीं, तो अगर वेबसाइट बनवाना चाहें तो दिल्ली से बनवानी पड़ेगी, और दिल्ली में कोई भी 25,000 रुपए से कम में वेबसाइट बनाकर देगा नहीं। और ऑलरेडी तुम्हारे एडमिशन में 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भगवान जी के पास इतने रुपए नहीं है कि वो वेबसाइट बनवा सके। आस्था का सब्र जवाब दे चुका था। गुस्से में उबल रही थी वो अब। तो उसने गुस्से में आके बोल दिया कि अगर मैं वेबसाइट बना दूं पापा के लिए तो कम से कम 25,000 रुपए बच जाएंगे। विजेंद्र बाबू फिर शुरू हो गए। वो छोड़ने वालों में से नहीं थे। बोले, तुम वेबसाइट बना लोगी? मेरा बेटा फाइनल ईयर में है तुम्हारे ही कॉलेज में, क्लास का टॉपर है, उसको आज तक वेबसाइट बनाने नहीं आती, और तुम वेबसाइट बना लोगी? बोलना बहुत आसान होता है आस्था, काम करना बहुत मुश्किल। जब तक तुम वेबसाइट बनाना सीखोगी तब तक तुम्हारी पढ़ाई की वजह से भगवान जी पूरी तरह कंगाल हो चुके होंगे। विजेंद्र बाबू ने फिर से ताना मारा। अगर मैं वेबसाइट बना दूं तो क्या आप मेरी पढ़ाई के बारे में बोलना बंद कर देंगे? आस्था ने गुस्से से पूछा। विजेंद्र बाबू भी पेशे से वकील थे। बातों में हारना उन्होंने सीखा नहीं था। बोले, 10 साल में तो वेबसाइट मैं भी बना दूंगा। बात तो तब है जब तुम 1 महीने में वेबसाइट बनाकर दिखाओ। अगर तुम 1 महीने में वेबसाइट बनाकर दिखा दोगी तो मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए बोलना बिल्कुल बंद कर दूंगा। बोलो, है मंजूर? मंजूर है, आस्था ने गुस्से और जोश में कहा। पर आप भी जानते हैं कि 1 महीना वेबसाइट बनाने के लिए बहुत कम है, इसलिए मेरी एक और शर्त है। अगर मैं 1 महीने में वेबसाइट बना दूं तो आप अपनी बेटी का एडमिशन भी इंजीनियरिंग में करवाएंगे। आस्था ने अपनी बात रखी। विजेंद्र बाबू आस्था की बात सुनकर बहुत तेज हंसे और तंज कसते हुए बोले कि ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। अगर तुमने 1 महीने में वेबसाइट बना दी तो मैं तुम्हारी पढ़ाई के बारे में ना सिर्फ बोलना बंद कर दूंगा, बल्कि अपनी बेटी का एडमिशन भी बीटेक में करा दूंगा। इतना बोलने के बाद विजेंद्र बाबू भगवान जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले कि आजकल के बच्चे भी ना 4 दिन क्या चले जाएं कॉलेज, खुद को इंजीनियर समझने लगते हैं। भगवान जी, आप समझाते क्यों नहीं अपनी बेटी को? आस्था के सहने की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। वो वहां 2 मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी। वो तुरंत वहां से बाहर निकली और घर की तरफ चल दी। रास्ते में आस्था यही सोच रही थी कि जाने क्यों विजेंद्र बाबू जैसे लोगों की इस तरह की सोच है और किस तरह यह सोच बदली जा सकती है। पर उसके पास एक कारण था मुस्कुराने का। कारण था वह शर्त जो अभी अभी विजेंद्र बाबू से उसने लगाई थी। अगर आस्था 1 महीने में वेबसाइट बना लेगी
तो विजेंद्र बाबू ना सिर्फ उसकी पढ़ाई के बारे में बोलना बंद कर देंगे, बल्कि विजेंद्र बाबू अपनी बेटी का एडमिशन भी इंजीनियरिंग में कराएंगे। तो ये एक तरह से विजेंद्र बाबू जैसे लोगों की हार होगी। यह सोचकर आस्था मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन तुरंत ही चिंता ने उसे घेर लिया, क्योंकि अगर 1 महीने में वह वेबसाइट नहीं बना पाई तो विजेंद्र बाबू उसका और ज्यादा मजाक बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन आस्था वेबसाइट बनाए भी तो कैसे? उसको अभी एडमिशन लिए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। वेबसाइट बनाना तो दूर की बात है, उसे वेबसाइट की ABCD भी नहीं आती, और कोई सीनियर भी ऐसा नहीं है जिसकी मदद ली जा सके। तो क्या किया जाए? आस्था बस यही सोच रही थी। आस्था जिस छोटे से शहर में रहती है, उस शहर में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाता हो, और उसके इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में कई कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है, और इतनी फीस आस्था के पास नहीं है। तो आस्था कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट सीखेगी? वह यही सोचती हुई घर की तरफ जा रही थी। अचानक से आस्था को याद आया कि कुछ दिन पहले YouTube लाइव स्ट्रीम पर मेरे साथ उसकी बात हुई थी, और मैंने ये कहा था कि कंप्यूटर से संबंधित किसी भी कोर्स में कभी भी आप कुछ भी पूछना चाहें तो learnwhywatch@gmail.com पर ईमेल कर देना। आस्था यह सोचकर खुश हो गई, तुरंत पास के एक साइबर कैफे में गई और मुझे ईमेल कर दिया। इसीलिए मुझे ये सारी घटना पता है। आस्था का ईमेल पढ़कर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सिर्फ आस्था ही नहीं, आस्था जैसी तमाम लड़कियां अपनी परिवार की सोच या समाज की सोच की वजह से पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। और ये उदाहरण आपको कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास देखिए, आस्था जैसे तमाम लड़कियां आपको मिल जाएंगी। आस्था का ईमेल पढ़ने के बाद मैं यह ठान चुका हूं कि मैं आस्था की मदद करूंगा, मैं उसको वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि मैं वीडियो से सिखाता हूं, तो सिर्फ आस्था को अकेले नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आप सबको भी एक साथ सिखा सकता हूं। आपको और आस्था को वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या क्या सिखाना है, यह निश्चित करने के लिए मुझे आप लोगों से थोड़ी जानकारी चाहिए। इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए मैंने एक फॉर्म बनाया है, और इस फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको ये QR कोड दिख रहा है, इसको आप स्कैन करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों की जानकारी मेरे पास आ जाएगी, मैं कोर्स की डिजाइन निश्चित कर पाऊंगा और अगला वीडियो बना पाऊंगा। एक और खास बात, आस्था वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहती है वह मुझे पता लग गया। अब मैं इमोशनली उसकी स्टोरी के साथ कनेक्टेड हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहते हैं। आपका कारण छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे आपकी कहानी पता लगेगी तो मैं इमोशनली आपकी कहानी से अटैच हो पाऊंगा और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा पाऊंगा। तो आप क्यों वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, आप learnwhywatch@gmail.com पर लिख लीजिए। अगर आपकी कहानी प्रेरणादायक लगी तो उसको हम अपनी वेबसाइट learnwhywatch.com पर पब्लिश भी करेंगे। और जब मैंने ठान ही लिया है कि कई लोगों को सिखाना है, तो आप भी अपनी तरफ से छोटा सा काम करिए। मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे वो लोग भी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो अब मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।